देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। गुज़िश्ता अदवार का हराम अब हलाल ठहरा। मकामी तंजीमें जो कभी हुआ करती थीं अब उन्हें कलदम तंजीमें समझ लिया गया है। छापे और गिरफ्तारियां जारी हैं। वजारत दाखिला ने 121 अफराद को हिफाजती तहवील में लेने की तस्दीक कर दी है। 160 मदरसे, 32 स्कूल, 153 डिस्पेंसरियाँ, 2 कॉलेजेस, 4 अस्पताल, 178 एम्बुलेंसेज भी सरकारी तहवील में ले ली गई। अब सरकार जिससे खुद चला नहीं जा रहा वो सरकारी तहवील में लेने के बाद इतनी सारी चीज़ों को चलाएगी कैसे, ये एक सवाल है। 300 नेकोकारों की छान पटक जारी है कि कलदम तंजीमों को रकूम की फराहमी का मामला जो हैं वो क्या थे। वज़ीर आज़म ने ताहम इस एक मामले पर बज़ला संजी का सबूत देते हुए ये बता दिया है कि हरगिज़ कोई बैरूनी दबाव हम पर नहीं है। ये वही वज़ीर आज़म है जो जब जनरल मुशर्रफ ने अपने दौर में कलदम तंजीमों के नाम पर मकामी तंजीमों को कलदम तंजीमों का टाइटल दे करके और हर दाढ़ी वाले को जूते मार के अंदर करने का काम किया था, तो वज़ीर आज़म जो कि उस वक्त वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब भी नहीं देख सकते थे, जो अकेली तनहा आवाज़ थे, जिनको उस वक्त फवाद चौधरी साहब जिन अल्फाज में याद किया करते थे, अगर बता दिया जाए तो उनकी वजारत के साथ साथ इस प्रोग्राम का न जाने क्या होगा। जो शेख रशीद साहब वज़ीर आज़म के जो मौजूदा वज़ीर आज़म उनकी शान में जो कुछ कहा जाता था, अगर यूट्यूब पर आप देख लें तो मेरे ख्याल है देखने वाले को शर्म आ जाए। वज़ीर आज़म साहब जो हमारे आजकल के हैं, जो उस दौर में महज इमरान खान हुआ करते थे, चेयरमैन PTI, उन्हें बहुत बुरा लगा करता था ये सब कुछ, लेकिन आज वो सारी चीज़ें जो उस वक्त बुरी थीं अचानक अच्छी हो गई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी बमुकाबला असद उमर जो मैच था उसकी वजूहात और असबाब के बारे में भी बात करेंगे। प्लस वज़ीर आज़म ने आज एक और बयान दिया है, ये सुनकर बहुत तक़वियत पहुंची। वज़ीर आज़म ने फरमाया FBR ठीक न हुआ तो नई FBR बना डालूंगा। ये सुन के मुझे नानी अम्मा की वो बात याद आई। नानी अम्मा कहती हैं चांद में परियां रहती हैं। हर बात पे ज़रूरी है कि फिल्मिस्तान की याद ताज़ा करा दी जाए। MQM की याद आज सिंध असम्बली में ताज़ा हो गई। PTI ने धमा चौकड़ी मचाकर ये साबित कर दिया कि MQM मरी नहीं, सिर्फ गई है। अब्दुल रशीद को PPP ने अरकान ने अपनी हिफाजती हिसार में लेकर उनकी तकरीर बेचारे की मुकम्मल करवाई, जो जमात इस्लामी की तनहा आवाज़ हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मलिक अहमद खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। अब्दुल्ला दुरानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर सबसे पहले हुकूमती वर्जन आप तक पहुँचाने के लिए मैं जाऊँगा फिरदौस शमीम नकवी साहब के पास। आपके पास सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हुए ये जानना चाहूँगा कि कल का हराम आज हलाल कैसे हो गया। कल मियाँ नवाज शरीफ साहब नेशनल एक्शन प्लान देते थे, उस पर अमल दरामद की बात किया करते थे। आज बिलावल भुट्टो ने इसी हवाले से अगर हुकूमत को, वज़ीर आज़म को कटहरे में खड़े करने की बात की तो क्यों जुल्फ बरहम हो गई, क्या फरमाएंगे? पता नहीं जुल्फ किसकी बरहम हुई, लेकिन वैसे मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि झटके का गोश्त हराम होता है, उस पर छुरी फेर दे और अल्लाह अकबर कह दे तो हलाल हो जाता है। तो इसमें तो ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है जो आप परेशानी कर रहे हैं। लेकिन जो मैंने आपके कमेंट सुने थे कि MQM और PTI और असद उमर और बिलावल, देखिए कभी ऐसे मुकाबले करने नहीं चाहिए। आप बड़े समझदार आदमी हैं, ठीक है, आपकी ज़बान में भी MQM के असरात ज़रूर पाए जाते हैं, वो तीखापन भी पाया जाता है, वो उर्दू बोलने वालों का अंदाज गुफ्तगू होता है। वही अंदाज गुफ्तगू मैंने असेंबली में जमात इस्लामी के नहीं MMA के रुकन मैंने कह दिया कि ये बगल बच्चा हैं पीपल्स पार्टी के। आज की तस्वीर देख लीजिए। अगर वो सर, उस मौजू पर मैं आऊंगा बिल्कुल, कथा कलामी की गुंजाइश निकालते हुए सबसे पहले कलदम तंजीमों पर आ जाइए। जी चलिए बोलिए, क्या सवाल है? अच्छा, मैं आपके प्रोग्राम में उस वक्त शामिल नहीं हूं तो मुझे पता। अच्छा, मैंने ये पूछा था कि कल जो हराम था वो आज हलाल कैसे हो गया। कल जनरल मुशर्रफ कलदम तंजीमों पर ऑपरेशन करता था तो खान साहब को बड़ा बुरा लगता था, वो तालिबान को यहाँ पनाह देने की भी बात करते थे, बल्कि उनका हेडक्वार्टर खोलने की भी बात कर रहे थे, उनको मुज़ाकराती अमल में शरीक करने की भी बात किया करते थे, जिस पर उनका नाम तालिबान खान रखने की भी बातें सुनाई दी थी। अब अचानक से वो तंजीमें जो कभी मकामी हुआ करती थी दोबारा कलदम हो गई, सरकारी तहवील में लेने का सिलसिला शुरू हो गया। सरकार तो खुद नहीं चल पा रही, सरकारी तहवील में लेकर के इतने सारे इदारों को, और वो जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे मदारिस पर छापे, ये वो, मतलब बहुत सवाल की तो कुछ पूछे ही नहीं आप। अच्छा, अगर नूरुल आरफीन साहब ये आपका संजीदा सवाल है या बहैसियत एंकर एक सवाल है? ये बहुत संजीदा और रंजीदा सवाल है। दोनों का जवाब
अच्छा जी, अगर आप सही मानों में रंजीदा हैं तो फिर देखते हैं उसको आप आइंदा खुश करते हैं। तालिबान खान के सवाल का जवाब सुन लीजिए कि आज भी जो पीटीआई का स्टैंड से था कि डिस्प्यूट्स जो हैं वो डायलॉग के बगैर नहीं सॉल्व होती, आज अमेरिका भी इसी बात पे आया। हमने सिर्फ यही बात कही थी कि डायलॉग करो, जंग नहीं करो। अच्छा, जहां तक दूसरी चीजें नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर 2014 में आपको ये सवाल उठाने चाहिए थे, इससे कि तमाम जमातों ने जो इस वक्त यहां बैठी हुई हैं सब उसको साइन किया है कि ये एक्शन लेने चाहिए। अगर 2014 से लेकर 2019 तक एक्शन नहीं लिए गए, इससे कि रिपोर्ट के लिहाज से सिर्फ 7 आइटम्स मैंने हैं जिस पे एक्शन हुआ है, शायद 9 पे कोई एक्शन नहीं हुआ और 5 ऐसे जिन पे कुछ एक्शन हुआ। तो अब आप ये कह रहे हैं कि आपने जिस चीज पे दस्तखत किया था आज आप उस चीज को अमली जामा क्यों पहचान रहे हैं? तो इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। ये सवाल आप 2014 में पूछते तो मैं जवाब दे। ठीक है, मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मौजूद हैं मलिक अहमद खान साहब। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। मेरे सामने एक आर्टिकल है, तारीख का एक गुमशुदा वर्क, तहरीर है खुर्शीद नदीम साहब की। मुख्तसर फरमाते हैं, तुम्हारी जुल्फ में पहुंची तो हुस्न कहलाई वो तीरगी जो मेरे नाम आए स्याह में थी। नवाज शरीफ साहब ने क्या मुख्तलिफ बात की थी रिगार्डिंग नेशनल एक्शन प्लान। नवाज शरीफ, मोदी का जिक्र आए तो नवाज शरीफ दोस्त हो जाता है, यहां पायलट छोड़ दिया जाता है भाईचारे के नाम पर। क्या कहेंगे सर? शुक्रिया नूरुल आरिफीन। देखें, यहाँ मामला कुछ ज़रा संजीदगी से बात करने का है। मैं इस बात पर तो थोड़ी अपनी रिजर्वेशन रखता हूँ कि जो भी मामलात जिनको पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए था, अपने पॉलिटिकल गेन के लिए पीटीआई ने इन ऑपोजिशन उसको जिस तरह से चाहा ब्लास्ट किया और उसको ये भी ना सोचा कि कुछ कंसर्न्स नेशनल सिक्योरिटी के थे। तो वही मामलात जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट में नेशनल एक्शन प्लान पे इन्फोर्समेंट में जा रहे थे तो उन पर तनकीद थी बहुत ज़्यादा। और आज अगर वो खुद करेंगे तो वो मामलात कैसे करेंगे जो पहली एक पोजीशन उन्होंने ली थी। और फिर उस ड्यूअल पोजीशन को लेकर आगे जाते वक्त अभी देखें, फॉर एग्जांपल आज एक नई स्टोरी हिंदुस्तान टाइम्स ने ब्रेक की है और वो थोड़ी सब्सटेंशिएट उन्होंने की है कि एक यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट ऑब्जर्वर की स्टेटमेंट पर, जिसमें वो ये एलेज कर रहे हैं कि इवन आफ्टर दिस स्टैंड ऑफ और ये जो सारी सूरत हाल बनी, इसमें हाफिज सईद साहब का नाम जो कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की लिस्ट पर एज टेररिस्ट एट नंबर 1267 था, उसको डी लिस्ट करने के लिए उनकी एक एप्लीकेशन गई हुई थी। और हम ये शवाहिद दे रहे थे कि वो टेररिस्ट नहीं हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस में कंसिडर हो रहे थे। अब उनकी डी लिस्टिंग के उस प्रोसेस के लिए यूनाइटेड नेशन के मंदूब ने पाकिस्तान आना था। हुकूमत पाकिस्तान ने आज उनकी वीज़ा की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया। अब फिर से ये क्लेम उठ रहा है कि कोई ड्यूअलिटी है इस पूरे प्रोसेस में और कहीं पर कोई संजीदगी या दो राय रखी जाती है, इस तरह की बात फिर आ रही है। अच्छा, यहाँ ये मामला कहना कि नेशनल एक्शन प्लान जब तरतीब दिया गया था तो ये भी कहना दुरुस्त होगा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सारी सियासी जमातें शामिल थी। तो फिर उसके बाद इफ्स एंड बट्स जिस तरह से तलाश किए गए, एक पोजीशन ली गई और उसमें कहा गया कि ये प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से आज भी तावीलें दी जा रही हैं कि देखें जी, अमेरिका अफ़गानिस्तान के मामले में उन्हीं तालिबान के साथ बैठ के बात कर रहे हैं। तो वो सिचुएशन अफ़गानिस्तान की है, पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट मिलिशियाज की इजाज़त नहीं हो सकती। आज अच्छा किया कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद ये कहा कि वायलेंस पे राइट सिर्फ स्टेट का है, किसी और के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने 1973 से तय कर दिया था कि प्राइवेट मिलिशिया नहीं। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल दरामद कराने के लिए इस तरह के इलामिये की ज़रूरत होगी? वो तो लॉ ऑफ द लैंड था, होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन चले, अब कोई स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर हमने देखा कि कुछ सिचुएशंस रहीं। एक सिचुएशन रही जब अफ़गान वॉर रशिया के साथ हो रही थी, पाकिस्तान को उसमें रोल किया था
और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ क्या टाइज थे। सर जरा थोड़ा सा मलिक अहमद खान साहब, मैं मुदाखलत की इजाजत चाहूंगा, तवक्कुफ फरमाइएगा जरा थोड़ा सा, क्योंकि ब्रेक पर जाने का वक्त भी हुआ चाहता है। आयतुल्लाह दुर्रानी साहब को मैं प्रोग्राम में शरीक कर लूं। आयतुल्लाह दुर्रानी साहब, वजीर आजम पाकिस्तान का ये स्टेटमेंट किस हद तक इस पर ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं आप कि कोई बैरूनी दबाव इस वक्त हुकूमत पर कलदम तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से नहीं है, क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब पर कोई दबाव है ही नहीं। हमने कब कहा है कि वो दबाव के लिए हैं? दबाव तो रियासती अदारों ने बैठ करके आज जब फैसला कर लिया कोर कमांडर इजलास में भी कि इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से कुछ बातचीत हो रही है इंटरनेशनल फ्रेम में। हमारे लोकल अदारों से हमारा नेशनल अदारे नालान नज़र आए या किसी न किसी तरीके से अपनी पोजीशन में तब्दीली लाई, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ने भी, इंटरनेशनल अदारों ने भी हमारे ऊपर जो दबाव रहा वहाँ पर भी बड़ी तब्दीली आई। मसलन दाइश के मुतल्लिक अमेरिकन की पॉलिसी में उधर की तब्दीली, या तालिबान के मुतल्लिक अमेरिकन पॉलिसीज़ की तब्दीली, मुजाहिदीन के हवाले से यहाँ के जो है ना हिंदुस्तान के और उसके इसराइली या और भी साथियों की पॉलिसीज़ में तब्दीली, तो तमाम चीज़ों पर एक इत्तेफाक राय के लिए कोशिश की जा रही है कि शायद दुनिया में अब अकीदतमंदी की बुनियाद पर, मजहबी अकीदतमंदी की बुनियाद पर ज़्यादा दबाव न डाला जाए, क्योंकि दो चार चीज़ें तो कोशिश की गई कि जिसकी बुनियाद पर इसराइल का और फ़लस्तीन का मसला जो है ना वो भी ज़मीन की लड़ाई है, मजहबी लड़ाई उसको डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है। और ज़ाहिर है कि ज़मीनी लड़ाइयों के मुतालिक अब पूरी दुनिया की स्ट्रेटजी तब्दील हो चुकी है, और कश्मीर के मसले पर भी जब OIC ने बात की तो उसके ज़मीन के मुतालिक बात की। तो ऐसी सूरत हाल में जो जिस तब्दीली की तरफ हम देख रहे हैं वो रीजन में बड़ी तब्दीलियाँ, उनमें से हम लोग हो सकता है कि कल के तालिबान, मुजाहिदीन या अदारे या जिस तरह के भी हम, ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान की एक लड़ाई है जो कि फ़िक्री तौर पर, नज़रियाती तौर पर, साथ साथ सियासी तौर पर और जिस्मानी तौर पर कश्मीर के ऊपर है, जिसके बुनियाद पर यह लड़ाई अक़वाम मुत्तहिदा के टेबल पर भी मौजूद है। इसी वजह से फ़लस्तीन की लड़ाई भी इन्हीं बुनियादों पर है। अब हम इसको इनकार नहीं कर सकते कि अगर वो हमारे कुछ अदारों को कहते हैं या कुछ लोगों को कहते हैं या कुछ ग्रोह को कहते हैं कि आप इस जंग में न कूदें, बाबा पाकिस्तान इस जंग का एक हिस्सा है। आप अकेले में कश्मीर और हिंदुस्तान की फैसला नहीं करवा सकते। आप दोनों पाकिस्तान और हिंदुस्तान बैठ करके कश्मीर का बगैर कश्मीरियों के फैसला नहीं कर सकते। ये तीन फरीक है, इन तीनों फरीकों में से दो की पोजीशन आपस में एक साथ है, कश्मीर और पाकिस्तान की। तीसरी तरफ हिंदुस्तान है और इसराइली ताकतवर गिरोह है कि जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की पोजीशन में सख्ती के साथ हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। तो हमने उसको भी देखना है, जहाँ पर सऊदी अरब का भी वहाँ पर एक छोटा सा रोल बन जाता है, लेकिन वो उस रोल को जो मुसलमान ताकतवर अरब ममालिक हैं या उसमें हिस्सेदारी नहीं डाल रहा, क्योंकि फ़लस्तीन का मसला भी सऊदी अरब हल करा सकता है और कश्मीर का मसला भी हिंदुस्तान दोस्ती की बुनियाद पर वो करवा सकता है। मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ रहा है सर, मुझे एक ब्रेक की कॉल दे दी गई है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन यहाँ जाएंगे एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पर। वेलकम बैक नाज़रीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, जब सियासत में सीरियसनेस का एलिमेंट जो है उसका फुकदान होता रहेगा तो फिर सहाफ़त कहाँ से सीरियस होगी? इमरान खान साहब ने कहा FBR ठीक ना हुई तो नई FBR बनाऊंगा। पहले कहते थे 90 दिन में करप्शन फ्री कर दूंगा खैबर पख्तूनख्वा को, उसके बाद बड़े किस्से हैं, बड़ी कहानियां हैं, डिटेल में जाने का वक्त नहीं है। फिर फेडरेशन में आप आ गए, उसके बाद भी इलेक्टेबल्स की सियासत, फलाना ठिकाना, मतलब अंधी लगी है नया FBR बनाऊंगा। जिन लोगों के पेट पे लात पड़ेगी, जिन्होंने इतनी मेहनत से दिन रात चोरी चमारी करके अपने मामू भांजो भतीजों को कनाडा की, अमेरिका की नेशनैलिटी दिलाई है, जिन्होंने जायदादें बनाई हैं, वो आपको ऐसा करने देंगे? और सियासत और फिल्मी जिंदगी ये तो अलग अलग बातें हैं, क्यों इसको इकट्ठा कर रहे हैं? देखिए, आप जो बात कह रहे हैं खुद ही आपने उसका जवाब दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जंग है इस वक्त, वो एक कॉमन एनिमी है पाकिस्तान का, जो मेरे लिहाज से भारत से भी ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता आ रहा है, वो है करप्शन। उस करप्शन में
उस वक्त तक कामयाब नहीं होते लोग जब तक ब्यूरोक्रेसी और टेक्नोक्रेट्स साथ नहीं दे रहे होते। ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स ही रास्ता दिखाते हैं। और ऑब्वियसली आपने सारा किस्सा तो बयान कर दिया कि उनके ख़ानदान भी कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में बैठे हुए लाखों करोड़ों अरबों रुपए की जायदादें बना चुके हैं। जिस बड़े आदमी और सेक्रेटरी को देखिए इस वक्त वो पाकिस्तान में नहीं मिलेगा जिसको रिटायर हुए हुए 4-5 साल हो गए। सबके पास ड्यूल नेशनलिटी है। जब से उनका यहाँ से गवर्नमेंट सर्विस ख़त्म होती है वो जाके इन मुल्कों में रह जाते हैं और उसके बाद उनके पास ड्यूल नेशनलिटी है और वो उसका प्रोटेक्शन लेके बैठ जाते हैं। अब एक इदारा जो ऊपर से नीचे तक करप्ट है उसके लिए दो ही चीज़ें होती हैं। अगर इमारत की फाउंडेशन ही टेढ़ी हो तो आप उसके ऊपर जितनी ऊपर इमारत बनाते जाएंगे किसी ना किसी मौके पर वो इमारत धड़ाम से गिरेगी, इसलिए कि फाउंडेशन सही नहीं। तो अगर आपको इस बात का यकीन हो जाए कि इस इदारे की फाउंडेशन और जो इसकी बिल्ट है वही सही नहीं है और 80-70% लोग अगर करप्ट हों तो क्या आपको ये राय नहीं होगी कि इन सबको साइड पे रखो और नया इदारा बना के दोबारा से एक तंजीम खड़ी करो जो वो काम कर सके जो मकसद है FBI का और जो इस हुकूमत के साथ ताउन करने को तैयार हो। इससे का हमारा एंटी करप्शन एजेंडा नहायत अहम है और पाकिस्तान की तरक्की इसी पे मुज़म्मिल है कि पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा हो। मलिक अहमद खान साहब, सर आपसे इस पर अगर राय ली जाए तो आपके ख्याल में अगर PIA नहीं उड़ रही तो नई एयरलाइन बना दें, FBR नहीं चल रहा तो नया FBR बना दें, ये वाकई इसमें प्रैक्टिकलिटी का अंसर कितना है? नहीं देखिए फिरदौस शरीफ नकवी साहब, मैं मलिक अहमद खान साहब से बात कर लूं। नहीं सका जी, मेरा एक जुमला ले लीजिए उसके बाद आप जरूर जी प्लीज। देखिए नई PIA कैसे बन रही है। PIA के सारे कर्जे एक तरफ रख दिए जाएंगे और PIA को एक क्लीन मैनेजमेंट दे दी गई है। इंशाल्लाह नाम PIA का होगा लेकिन स्टाइल नहीं होगा। जी सर, मलिक अहमद खान साहब क्या फरमा रहे थे आप? अच्छा देखिए, कुछ मुझे कोई शायद मैं कंपैरेटिव डिसएडवांटेज पे हूँ कि जो नकवी साहब बात कर रहे थे मैं वो तकरीबन सुन नहीं सका। थोड़ी बहुत कभी आवाज़ आती है कभी नहीं आती। बारकैफ ये इमरान खान साहब का बयान इंतहाई गैर संजीदा है। नहीं आ रही आवाज़। नया FBR क्या बनाना है उन्होंने कि वो कुछ एक नया अदारा बनाना चाह रहे हैं, शायद दिस इज़ व्हाट इज़ इम्प्लाइंग एट, या पहले सारे अफसरान को निकाल कर कुछ नए लोग भर्ती करना चाह रहे हैं या ये कहना चाह रहे हैं, मतलब इसका क्या मतलब होगा? अब प्राइम मिनिस्टीरियल पोजीशन से इस तरह की स्टेटमेंट देनी जो कि इतनी गैर संजीदा हो कि भाई अगर FBR ठीक नहीं होती तो मैं नई FBR खड़ी कर दूंगा, तो कोई पैरेलल स्ट्रक्चर खड़ा करना चाह रहे हैं कि वो एक नई कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाह रहे हैं, तो उसके कुछ खदोखाल भी कल उनके वजीर ख़जाना जो हैं वो कल बड़ा उन्होंने लैम्बास्ट किया, नेशनल असम्बली में लोगों की ज़ात पात तक पहुँचे और ख़ुद हिम्मत इतनी नहीं है कि थोड़ी सी तनकीद बर्दाश्त कर लें। और उस माहौल में जहाँ पर एक नेशनल यूनिटी फोर्ज हुई थी और एक ऐसे मामले में जब एक पूरी पैट्रियोटिक अप्रोच के साथ हुकूमत की तमाम कोताहियों ज़्यादतियों के बावजूद पूरी अपोजिशन जो थी वो साथ खड़ी थी और कल कैसा ब्लास्ट किया कि एक झटके में सब कुछ फारिग करके आगे चल निकले। ये तो खैर इनकी अपनी मर्जी है, लेकिन मेरी समझ से इस तरह का बयान बालातर है और इट डज नॉट मेरिट्स एनी कमेंट कि उसके ऊपर बयान भी किया जाए। इमरान खान साहब से हम तवक्को कर रहे हैं कि कुछ 6-7 माह उनको हो गए वजीर आजम बने तो प्राइम मिनिस्टर लाइक स्टेटमेंट तो एटलीस्ट दे दें। एक्ट तो उनसे किया नहीं जाना। गॉट यू पॉइंट। आयतुल्लाह दुरानी साहब, सर वजीर आजम साहब ने चैलेंज किया है कि टैक्स इकट्ठा करके दिखाऊंगा, एक एक पैसा आवाम पर खर्च होगा। सर बयान तो वही है जो हम पहले से सुनते चले आ रहे हैं, पिछले वाले नहीं कर पाए, यहाँ किस हद तक डूएबल है ये? देखिए FBR वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि 200 अरब का जो उनका है तहरीक इंसाफ वाला $200 अरब वो आने चाहिए, वो इसी इंतज़ार में FBR वाले भी बैठे हुए हैं। जहाँ तक पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेसी और टेक्नोक्रेट की पोजीशन में तब्दीली है, हाँ इसकी ज़रूरत तो है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के 70 साल में ऐसी पोजीशंस पे जहाँ पाकिस्तान को नए दौर में दाखिल होना चाहिए था दाखिल नहीं हो पा रहा। इसमें कोई शक नहीं है कि हमने तमाम सिस्टम को अगर देखना है तो वो ब्यूरोक्रेसी के और टेक्नोक्रेट के चाल में है, क्योंकि वो रुकावटों के बायस भी हैं।
और आगे न बढ़ने वाला भी है। और दूसरी तरफ से इतना ज़्यादा खौफजदा किया गया है अदारों की तरफ से, नायब और मुख्तलिफ अदारों की तरफ से, कि कारकर्दगी का मुजाहरा तो कुछ आगे मूवमेंट की तरफ उनका एक कदम भी नहीं बढ़ रहा आगे, क्योंकि ब्यूरोक्रेट बहुत कमज़ोर होते हैं और ज़्यादातर तादाद उनका अपने एक जगह से है और एक सूबे से है और एक ही ग्रोह से है। तो इस वजह से फिर वो ख़ासे मुश्किलात का शिकार हो जाता है कि पाकिस्तान को एकजा करके चलाना। तो तमाम अदारों में फिर इसका रिफ्लेक्ट आ जाता है। हर अदारा इस पे से अपने हिस्से की जब मांग करेगा तो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी उसको हिस्सेदार बना देता है, चाहे वो असद उमर की शक्ल में क्यों ना हो। अगर वो कमज़ोर हो गया है तो आगे नहीं चल सकता, क्योंकि वहाँ सिस्टम जो है ना वो एक दूसरे को ले कर चलने वाला था, रुकावट का बायस बन चुका है। और इस पर आपको बहुत सीरियस तरीक़ेकार के साथ सियासी पार्लिमान के अंदर और सियासत पार्लिमान से बाहर टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट, इवन फौजी को, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी अपने साथ बिठा करके नए पाकिस्तान के इंतजामी मामलात पर एक नज़र सानी करनी चाहिए। सर, आपका नुक्ता नज़र तो कन्वे हुआ, लेकिन यहाँ वक्त आ गया एक इमीडिएट ब्रेक पे जाने का। नाजरीन, यहाँ एक कमर्शियल शामिल करेंगे, कमर्शियल की बातें तो फिर अपनी गुफ्तगू किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, ख़ितामी लम्हात में दाखिल हो चुके हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, ठीक है, मान लिया कि MQM आपकी इत्तेहादी जमात है, मगर ऐसा भी क्या रंग खरबूजे को देखकर कि आप खुद ही खरबूजा बन गए? MQM की सियासत का सही इस्तेमाल आपने आज सिंध असम्बली में करने की कोशिश की, सैयद अब्दुल रशीद को फतह करने की इस कोशिश की वजह क्या थी? और ये सब कुछ भूल भाल करके आप उल्टा स्पीकर साहब से पूछने लगे कि वो जो सोना आपके घर से निकला था उसे आपने डिक्लेयर क्यों नहीं किया? देखिए, पहले वाले सवाल का जवाब ले लेता हूं, कि जवाब दे देता हूं रादर। स्पीकर जो है ईमानदार और दयानतदार होना जरूरी है। आज तक उन्होंने जो अपने एहसास डिक्लेयर किए, जब आप उन एहसासों को देखते हैं तो उनमें जो चीज़ें लॉकर से निकली हैं उसका जिक्र नहीं। जब ये चार्ज पूरे मीडिया पे आ रहा है तो अगर ये सवाल पूछ लिया जाए तो उस पर क्या एतराज़ होना चाहिए? दूसरी बात, MQM के MNA या MPA की, ये MQM ना वो MQM है। जो MQM थी अल्ताफ़ की वो दफन हो चुकी है, उसके टुकड़े हो चुके हैं। ये भी नई MQM है और PTI की सियासत पुरानी है। PTI ने जो महाज खोला हुआ है वो आप एक तरफ कहते हैं कि हम अभी तक ऑपोजिशन में, यहां तो PTI है ही ऑपोजिशन में तो हमने तो वही करना है जो ऑपोजिशन को करना चाहिए। अच्छा, ऑपोजिशन को करना क्या चाहिए? ऑपोजिशन को हुकूमत वक्त के जो बुरे करतूत हैं उनको सामने लाना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि हुकूमत को बुरे करतूत करने से रोकना चाहिए। तीसरी चीज़ है अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। और अब्दुल रशीद इन सब उमूर की राह में हायल थे। लोग नहीं, अब्दुल रशीद साहब तो मीर जाफर और मीर सादिक का किरदार अदा कर रहे थे, तो इसलिए मीर जाफर और मीर सादिक टीपू सुल्तान को कभी गवारा नहीं होगा। इससे कि वो आप 8 महीने की उनकी परफॉर्मेंस देख लीजिए असेंबली में, वो बीच में बैठ के हमारी ऑपोजिशन के बीच में, आप सोचे मौलाना डीजल और उनके साथियों का तहरीक इंसाफ वालों के साथ क्या बनेगा ना पहले कभी बना था ना आइंदा बनेगा, तो ये मुमकिन नहीं है। और जो टीएलपी के साथ आसिया बीबी के बाद मसला हुआ, उसके बाद टीएलपी भी बिल्कुल जुदा हो गई है। राइट सर, आयतुल्लाह दुर्रानी साहब, सर ये मुझे बताइएगा, बस प्रोग्राम को वाइंड अप करने की तरफ बढ़ रहा हूं मैं, ये मुझे बताइएगा आपके ख्याल में अभी फिरदौस शमीम नकवी साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई है उसे सुनकर क्या कोई रेक्टिफिकेशन की तरफ कोई इनका इरादा नज़र आता है? और ख़ास तौर से अभी जो तर्ज तख़ातुब उनका था मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से, प्लस ये टीपू सुल्तान, रियासत मदीना के बाद एक नया ट्रेंड लाएंगे टीपू सुल्तान, क्या फरमाएंगे सर?
देखिए कई चीज़ों में फिरदौस शमी नकवी साहब शायद तारीख़ के उससे नहीं गुज़रे होंगे, या गुज़रे होंगे तो उनको पता नहीं होगा, क्योंकि वो अभी शायद अगर 47 में पाकिस्तान आ चुके हैं तो फिर मैं बता सकता हूँ कि उनको अभी तक पीछे का रिकॉर्ड का पता नहीं होगा। आगा सिराज दुरानी जो है ना, वो 150 साल से सिंध में जागीर कार हैं। इससे पहले उसके पूरे के पूरे कारेज़ों का इलाका था, वो बलूचिस्तान में मस्तूम के बहुत बड़े जागीरदार हैं। उनका आज भी जागीर मौजूद है। उनका जागीर उस ज़माने का शहरी ज़िंदगी के साथ वास्ता हुआ है। हो सकता है शमीम नकवी साहब लाखों अफराद की मैं दिल आज़ारी नहीं करता जो पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान आ चुके हैं और वो अरबपति और करबपति बन चुके हैं। आगा सिराज दुरानी तो सदियों से इस मामले में ज़मींदार थे और जागीरदार थे। सुनिए ज़रा, अब जहाँ तक सवाल है कि इनका ज़िद बर ज़िद की सियासत है। हाँ, कल का जमात इस्लामी जिसने अपने तमाम जमात इस्लामी के ताल्लुकदार मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत मजबूत रहा है, इस वजह से उन्होंने उनको जब तकवीत दी वहाँ पर KPK की गवर्नमेंट में, ज़ाहिर है कि उन्होंने उसका रिबाउंड इधर एहसान फरामोशी की बुनियाद पर सिंध में करना था। जहाँ तक मौलाना फजल रहमान साहब का ताल्लुक है, हाँ सियासत है, सियासत में उन्होंने तंगी किया है तो अभी तंगी भुगतेंगे और देखेंगे। इस पर किसी की फरमाइश या ख्वाहिश का इजहार नहीं किया जा सकता। हाँ, अलबत्ता कि मौलाना फजल रहमान अगर मैदान में आ जाएंगे और मैदान अमल में आकर के रहेंगे तो तब इनको पता चलेगा कि कैसी सियासत होगी। ये जाहिर है कि फिर रियासती अदारों के आड़ ले लेंगे। ज़ाहिर है इनकी पोजीशन तो सर बस वाइंड अप करने जा रहा हूं। मलिक अहमद खान साहब, सर आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स लूंगा। सर हुकूमत की जो अदाएं हैं, अभी जो फिरदौस शमीम नकवी साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई है, प्लस कल जो आप असम्बली की बात कर रहे थे, असद उमर साहब का जो अंदाज गुफ्तगू था और जो वो डायलॉग बाजी चल रही थी वहाँ, उसे देखकर लगता है सर कि ये हुकूमत भी उन खुशनसीब हुकूमतों की तरह अपने 5 साल पूरे कर पाएगी जो आप थे, यानी पीपल्स पार्टी थी। आपको लगता है या ये खुद ही अपना खंजर अपने सीने में उतार के और धाएं से शहीद हो जाएंगे? अच्छा, मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे शायद कुछ तहरीके इंसाफ के दोस्त जो कि ख़ुद भी असम्बलियों में बैठे हैं, उन्होंने ये तहैया किया है कि असम्बली में उनके अलावा जो कोई भी है उसकी तज़हीक करना ही शायद उनकी सियासी बसीरत है। ये गालिबन लग ऐसे रहा है। अब देखिए, अगर आगा सिराज दुरानी के जो कि स्पीकर हैं असम्बली के और अभी उन पर इल्ज़ाम है, तो इल्ज़ाम की बुनियाद पर अगर अपोजिशन लीडर ये तय कर लेंगे कि वो स्पीकर को बिल्कुल चोर गर्दान देंगे, तो फिर मैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन में अभी से पढ़ देता हूँ। मुझे 5 साल का तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि ये मामला ऐसे देर पा नहीं होगा। मुझे तो कुछ ज़्यादा 5 साल वाली बात ये वो आई एम नॉट, मैं को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर इतनी कहतुल रजाल होगी तो फिर आगे बात करने की गुंजाइश भी कम ही होगी। अच्छा, और दूसरी मुझे जो लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि शायद ये कोई एक वन ऑड इंसिडेंट नहीं है, ये शायद एक पूरी बाकायदा से एक पूरी बयानिया तरतीब देते हैं और फिर ये फैसला करते हैं कि चाहे किसी की ज़ात पे हमला करना हो। अब मतलब मैंने पहला वज़ीर ख़जाना देखा है इस मुल्क के अंदर जो किसी को उसकी कबीले और बरादरी और वल्दियत और वालिद या वालदा के नाम पर इस तरह से हद तनकीद बनाए। बड़ा ही शर्मनाक अमल था। और ये भी मैंने पहला वाक़या देखा है कि कोई भी अपोजिशन लीडर इस अंदाज में बग़ैर एक सबूत लिए और बग़ैर भी इस बात को साबित हुए किसी जुडिशल प्रोनाउंसमेंट से पहले ही अपनी ही असम्बली के स्पीकर को, जहाँ से उसने अथॉरिटी ड्राइव करनी है और जिसकी बुनियाद पर उनके ऑफिस से हर चीज़ फ्लो कर रही है, तो उस असम्बली को इतना बेतौकीर करें। या तो शायद ये कोई एक लार्जर डिज़ाइन है कि इन ऐवानों का, इस मुकन्ना का बिल्कुल ही कला कमा करना है तो उसको पहले ऐसे बेतौकीर किया जाए और फिर उसके बाद कोई मकासद हासिल किए जाए। अगर ये नहीं है तो फिर बहुत कम इल्मी है।
और फिर शायद अपनी इस कम इल्मी की बुनियाद पर इस पूरी इमारत को ढाने के दर पे बरकैफ इनका फैसला है जैसा किया। अल्लाह न करे परवरदिगार आलम से खैर की दुआ है। फिरदौस शमीम नकवी साहब से खैर की दुआ के साथ साथ दवा करने की भी दरख्वास्त है। खान साहब, आयतुल्लाह दुरानी साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप तीनों मौजूद मेहमानों की आमद का इंतहाई मशकूर हूँ। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।